जय हिंद दोस्तों। सैनिक समाचार में आपका दिल से स्वागत है। हाँ दोस्तों, 5% बढ़ोतरी का इंतजार सभी को है, लेकिन अब यह मुहिम तेजी पकड़ चुकी है। कुछ जगहों पर समितियां बन चुकी हैं और 22 तारीख को जबरदस्त एक्सरसाइज के जरिए सरकार पर दबाव बनता दिखाई दे रहा है। मैं इस खबर को विस्तार से कवर करूंगा। साथ ही अपनी पे स्लिप जरूर चेक करें। मैं यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है, यह जानना जरूरी है। समय से 1 महीने पहले ही इसे भर दें, वरना दिक्कतें हो सकती हैं। रक्षा मंत्री जी की चेतावनी पर भी चर्चा होगी। धोखे में न रहें, मुंह तोड़ जवाब तैयार है। और यह बात आंखों में आंख डालकर कही गई है, और मैं इसके दृश्य भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि पिछले 4 सालों में आखिर क्या हुआ। अब वो स्थिति बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तीनों सेनाओं का एकीकरण अब बॉर्डर पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पहली बार आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर एक संयुक्त एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार की। 8 से 9 दिन तक चली इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या था और क्यों इसे किया गया, यह मैं विस्तार से बताऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, यह थिएटराइजेशन की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इसके अलावा मैं बात करूंगा एक बड़े लेफ्टिनेंट जनरल अधिकारी की, जिन्होंने आसमान से छलांग लगाई। ये किस तरह का साहसिक कदम था, जानिए। सैनिकों का जज्बा, चाहे आप सिपाही हों या जनरल, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। मैं बात करूंगा सेना के सामने आने वाली नई चुनौतियों से निपटने के लिए की गई एक्सरसाइज जल शक्ति के बारे में। हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अगर कहीं डिजास्टर को मैनेज करना हो या प्राकृतिक आपदाओं से जूझना हो, तो यह भी सेना का ही काम है। इसके लिए आपने देखा होगा कि गुजरात के पोरबंदर में एक एक्सरसाइज की गई थी। तो आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मैं यह बताऊंगा कि आपको 5 पर पेंशन बढ़ोतरी 65 साल के बाद लागू होगी, और यह मुहिम अब तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे नेशनल इंक्रीमेंट की मुद्दे को लेकर पहले हुई थी, अब यह मामला रक्षा संसदीय समिति में अटका हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके आंकड़े तो ले लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर सरकारी बयान क्यों नहीं जारी किया गया, यह सवाल उठ रहा है। इसके साथ ही पेंशन से संबंधित कटौती भी चर्चा में है, खासकर यह मुद्दा कि 10 साल से ज्यादा समय से कटौती की जा चुकी है। पेंशन खाते में राशि वापस लेने और 65 साल के बाद 5%, 70 साल से 10% और 75 साल से 15% पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों से लाखों पेंशन भोगी 22 नवंबर को राज्य भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर एसोसिएशन की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। अब हमें चुप नहीं रहना है, हमें अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना और लड़ना है, और जब तक दबाव नहीं बनाते तब तक चुप नहीं बैठना है। दूसरी तरफ सरकार ने समिति का गठन किया है, और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने पेंशन भोगियों के हित में बड़ा कदम उठाया है। उनकी वर्षों पुरानी मांग को साकार करने वाली है। राज्य सरकार ने पेंशन वृद्धि और कटौती की अवधि को लेकर अहम निर्णय लिया है। कटौती की अवधि 15 से घटाकर 12 साल की गई है, और पेंशन बढ़ोतरी के लिए 65 साल से 5%, 70 साल से 10% और 75 साल से 15% वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए एक समिति गठित की गई है, जो 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर 65 साल से ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण कदम है, और 22 नवंबर को पेंशन अदालत भी होगी। ये लंबी चल रही मुहिम का हिस्सा है, जो अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आप यह ना सोचें कि 5वें वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अब कमीशन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 1991 के नियमों के तहत यह सवाल उठता है कि कर्मचारियों को कब तक ठगा जाएगा। आपने कर्मचारियों को एक लॉलीपॉप दे दिया है, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि कंपटीशन के क्या नियम हैं। 15 साल के बाद भी जब पेंशन की पुनरीक्षण होती है, तो वह पीरियड और बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान इनको मोटा ब्याज मिलता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर आप 17 लाख लेते हैं, तो आपको लगभग 32 लाख का भुगतान करना पड़ता है। तो सरकार के खजाने में भी पैसा आ रहा है, और आप इसका प्रभाव साफ देख सकते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संसद की संसदीय समिति, लोकसभा और राज्यसभा की एक बैठक हुई थी, जिसमें इस बात की अनुशंसा की गई थी कि 80 साल के बाद 20% पेंशन बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं है। इस उम्र तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम होते हैं,
क्योंकि 100 में से 1 या 2% लोग ही 80 साल को पार कर पाते हैं। यदि सरकार को इन कर्मचारियों को लाभ देना है तो इसे कुछ और तरीके से देखना होगा। अगर आपने इन कर्मचारियों के स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना है तो 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी, फिर 60 साल के बाद 10% और 75 साल के बाद 15% पेंशन वृद्धि होनी चाहिए, ताकि वे लंबे समय तक जीवित रहें और उन्हें लाभ मिल सके। मरने के बाद तो सभी को बराबर लाभ मिलता है, लेकिन 80 साल के बाद 20% की पेंशन बढ़ोतरी का कोई वास्तविक आधार नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के कर्मचारी 22 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के सामने। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 30 दिनों के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है और एक समिति का गठन किया है। ये एक सकारात्मक कदम है हमारे सभी कर्मचारियों के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पे स्लिप चेक करें। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एरियर आ चुका है और कई लोग मुझसे सवेरे से ही कॉल कर रहे हैं कि उनका एरियर अटका हुआ है। तो कृपया इन 2 नंबरों पर एक बार कॉल करके चेक करें। हाँ जी दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी कॉल से यह कंफर्म हुआ है कि आपके खाते में ये राशि जमा हो रही है और इसके जमा होने से एक दिन पहले हमें कंफर्म किया गया था कि यह कल या परसों आपके खाते में आ जाएगा। तो आप उनसे पूछिए कि अगर वहां शो हो रहा है तो हो सकता है आपके बैंक में किसी नेटवर्किंग या अन्य तकनीकी समस्या के कारण यह फंसा हो। अदरवाइज ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन कृपया अपना आइडेंटिफिकेशन चेक करें। आज की तारीख 20 है और आपका पेंशन का मैसेज भी अगले 2-3 दिन में आ सकता है। लेकिन उससे पहले अपनी पे स्लिप जाकर चेक करें कि अगला आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है। यदि आपने यह अभी तक कर लिया है तो अपने प्रोफाइल में जाकर चेक करें कि अपडेट हुआ है या नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन है या आपने रिटायरमेंट बाद में किया है तो एक बार चेक कर लें कि आपका कब ड्यू है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, ड्यू डेट से 1 महीने पहले अपना आइडेंटिफिकेशन करा दें, क्योंकि डिजिटलाइजेशन में अगर कोई चीज़ रुक जाती है तो उसे फिर से चालू करने में बहुत कठिनाई होती है। दोस्तों, ये थी खबरें। अब एक बड़ी खबर, और यह आपको हैरान कर सकती है। रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अब आग से आग डालकर बात कीजिए। और हमारे रक्षा मंत्री जी यानी लाव पडर में अपने समकक्ष अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद कहा है कि चीन और भारत, जो कि दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां हैं और एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं, उन्हें मिलकर रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे उत्तरी लद्दाख में हालात बने थे, चाहे वह गलवान से जुड़ा मामला हो, उसकी पुनरावृत्ति अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर जब सेनाएं पीछे हट चुकी हैं और सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। वहां पर रक्षा मंत्री जी ने कहा कि 2020 से सीमा पर जो दुर्भाग्यपूर्ण झड़पें हुई, उनसे हमें सभी को एक बड़ा सबक लेना होगा। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचना बेहद जरूरी है, चाहे वह गलवान हो, पेंगो हो, गोगरा हो, हॉट स्प्रिंग हो, देवसांग हो या डैम चौक हो। हर जगह सेनाओं के बीच बहुत सारी हॉट टॉक हुई और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारा नुकसान हुआ। इसके चलते हमारे द्विपक्षीय संबंधों में भी खटास आई। लेकिन अब हमें इन घटनाओं से बचना होगा। उन्होंने आंखों में आंख डालकर यह भी कहा कि अब भारत कमजोर नहीं है और भारत ने यह दिखा दिया है। आप वीडियो देख सकते हैं, हालांकि कुछ वीडियो पर पाबंदी है, इसलिए मैं कम दिखा रहा हूं, लेकिन वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ जवाब दिया और चीन के सैनिक काफी डर गए। इस दबावपूर्ण माहौल में 4 साल बाद यह बातचीत संभव हुई है और यह बात बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीनों सेनाओं का एकीकरण बॉर्डर पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। हाँ जी दोस्तों, अभी मैं कुछ वीडियो दिखा रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि अब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सब एक साथ काम कर रहे हैं। थिएटराइजेशन का लागू होना इसका उदाहरण है। जैसे आपकी वेतन पेमेंट, भोजन और रहने की व्यवस्था एक जैसी होती है, वैसे ही अब काम भी एक जैसा हो गया है। चाहे आप एयरफोर्स के हों, नेवी के हों या आर्मी के, आपकी जो तैनाती है उसमें संयुक्त कमांड के तहत साथ काम करना होगा। और इसी का एक उदाहरण आपने अरुणाचल में देखा, जहां पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज में यह बखूबी देखने को मिला। इस एक्सरसाइज में सीधा सीधा यह संदेश दिया गया है। इन्हें स्टनिंग डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री स्टैंड कहा गया, क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने सफलतापूर्वक एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार का आयोजन किया, जिसमें उनके द्वितीय कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इस संयुक्त एक्सरसाइज में रियल टाइम सिनारियो का प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रिसिजन स्ट्राइक और एडवांस तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया गया।
आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के नए इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरणों के साथ यह एक्सरसाइज की गई। आप देख सकते हैं कि इसमें पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल R.S. तिवारी और वायुसेना के वरिष्ठ स्टाफ प्रशासन अधिकारी एयर मार्शल I.S. बालिया ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस एक्सरसाइज में हर प्रकार के उपकरण, चाहे वह ड्रोन हो, फायर पावर हो, सर्विलेंस हो या एयर पावर, का बेहतर नमूना पेश किया गया। ये 9 दिन तक चली और अरुणाचल के पहाड़ी इलाकों में आयोजित की गई, जहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसने अपनी विशेषता और कठिनाइयों का भी सामना किया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेना में हर कोई सैनिक होता है। लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने, जो कि NCC के डायरेक्टर जनरल गुरुवीर पाल साहब के साथ आगरा में अपनी पैराशूट उड़ान के दौरान एक शानदार प्रदर्शन किया। उनकी मुस्कान जो आपने देखी, वह असल में बहुत कुछ कहती है। एक मुस्कान जो बहुत कुछ बयान करती है। और फिर वे थक से छलांग मारते हैं, जो एक अद्भुत दृश्य होता है। कहीं भी डर या भय नहीं होता। यह होती है एक्सरसाइज, यह होता है जज्बा। और यह जज्बा हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं सेना के सामने नई चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके तैयार होने की। हाल ही में संयुक्त विमोचन जल शक्ति एक्सरसाइज हुई, जिसे आपने गुजरात में देखा होगा, जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी कई गतिविधियां की गईं। यह डिजास्टर मैनेजमेंट और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज की गई, जिसका उद्देश्य अपनी क्षमताओं का आकलन करना था। जैसे हम युद्ध अभ्यास करते हैं, ठीक वैसे ही तटरक्षक बल, प्रशासन और सेना ने मिलकर इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया। यह एक्सरसाइज 18 और 19 नवंबर को आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ।